नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। यूपी में अवैध खनन पर सख्ती। अवैध खनन पर सीएम योगी सख्त। खनन से यूपी को हो रहा भारी इजाफा। मई माह तक 623 करोड़ रुपए की राजस्व हासिल। प्रदेश बना खनन क्षेत्र में पारदर्शिता का मानक। सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की खनन नीति अब पारदर्शिता और तकनीकी दक्षता का मानक बन चुकी है। प्रदेश की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में खनन क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र अब केवल खनिज उत्पादन का जरिया नहीं बल्कि राज्य की आर्थिक प्रगति, निवेश, संवर्धन और स्थानीय रोजगार सृजन का प्रभावशाली केंद्र बन गया है। अपने सरकारी आवास पर आयोजित भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य में खनन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए JSW, अडानी, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट सहित कई कंपनियों ने रुचि दिखाई है। वित्तीय वर्ष 2021 से 22 और 2024 से 25 तक खनिज राजस्व में औसतन 18.14% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2024 से 25 में मुख्य खनिजों से 608.11 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि वर्ष 2025-26 में केवल मई माह तक ही 623 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति हो चुकी है। बताते चलें आपको, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की खनन नीति अब पारदर्शिता और तकनीकी दक्षता का मानक बन चुकी है। प्रदेश की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में खनन क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र अब केवल खनिज उत्पादन का जरिया नहीं बल्कि राज्य की आर्थिक प्रगति, निवेश, संवर्धन और स्थानीय रोजगार सृजन का प्रभावशाली केंद्र बन गया है। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, अवैध खनन पर सीएम योगी की सख्ती का असर यूपी में दिखने लगा है। विस्तार से बताइए, इस पर क्या जानकारी है? बिल्कुल पता देखिए, आज पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध खनन को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हो। इसके पहले भी लगातार वो ये कहते रहे और साफ तौर पर मुख्यमंत्री के जो दिशा निर्देश हैं उसी का कारण है कि अब 21,000 से अधिक वाहन ब्लैकलिस्ट हो चुके हैं। आप ये कह सकती हैं कि तमाम दूसरी चीजें, दूसरे कदम उठाए गए हैं और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि नदी कैचमेंट क्षेत्र में खनन पूर्णतः प्रतिबंधित रहे। यानी जो नदी का तटीय इलाका होता है, जो नदी के आसपास का इलाका होता है, वहां पर किसी तरह का कंस्ट्रक्शन ना हो, वहां पर खनन ना होने पाए, इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध हो। और ये स्पष्ट संदेश है मुख्यमंत्री का। उनका ये कहना है कि जो हमारी जो प्राकृतिक संतुलन है, जो इकोसिस्टम है, उसमें कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसी से हमारा जीवन आगे चलना है, उसी पे हम निर्भर है। तो इन सब चीजों को आप देखते हुए कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर खनन को लेकर, खास करके नदियों के किनारे खनन को लेकर जो दिशा निर्देश दिए हैं उस पर कार्रवाई लगातार हो रही है। जी, खनन से यूपी को भारी इजाफा हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, आप जिस तरह से जैसा बताया गया कि एक जो सिस्टमेटिक तरीके से जो काम हो रहा है, यानी अवैध खनन पर लगाम, जो तमाम दूसरी दिक्कतें हैं उन पर रोकथाम करके और जो जायज जरिया है उसके थ्रू जिस तरह हम आगे बढ़ते हैं, जिस तरह सरकार काम कर रही है, उससे जाहिर सी बात है कि मुनाफा होता है। यानी जो लूप है, जो बीच में फ्लो है, जो कहीं जो अवैध खनन माफिया है वो निकाल लेते थे, या जो तमाम दूसरी तरह की चीजें होती थी, उन पर चूंकि लगाम लगाई गई है और एक पूरा तरीका बनाया गया है कि किस तरह से खनन की प्रक्रिया होगी, किस तरह से सरकारी राजस्व को मुनाफा दिया जाए। तो इन सब तमाम जो पहलुओं को लागू करने का असर दिखाई दे रहा है कि सरकार को जो है इसका लाभ हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आनंद सिंह ये जानकारी हमें देने के लिए। और अगली बड़ी खबर, गोरखपुर दौरे पर जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 2 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर आएंगी राष्ट्रपति मुर्मू। सीएम योगी राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगी और वह पहले बरेली और फिर गोरखपुर के कार्यक्रमों में शामिल होंगी। अधिकारियों के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों जगह उनका स्वागत करेंगे। लखनऊ में जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति मुर्मू गोरखपुर में 2 दिनों के प्रवास पर आ रही हैं।
इसी के साथ ही ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमसे लगातार जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा अहम है, क्या क्या कार्यक्रम हैं उनके? बिल्कुल, देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो कार्यक्रम रहने वाला है काफी व्यस्तताओं भरा है और 2 दिन का ये पूरा दौरा होने वाला है। 30 जून यानी आज राष्ट्रपति यहाँ पर आएंगे गोरखपुर, सीधा वो उनका विमान उतरेगा, जहाँ से वो सड़क मार्ग से जो तमाम कार्यक्रम है वो सड़क मार्ग से वो तय करेंगी। 1 जुलाई को उनका ये दौरा खत्म होगा, शाम को यहाँ से वो जाएंगी। इस बीच आज अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी एम्स के गोरखपुर का जो पहला दीक्षांत समारोह है, कन्वोकेशन, उसमें वो हिस्सा लेंगी। जो मेधावी छात्र है उनको पदक प्रदान करेंगी और कल का उनका जो कार्यक्रम रहने वाला है उसमें जो आयुष विश्वविद्यालय बना है उसका लोकार्पण करेंगी राष्ट्रपति। तमाम जो सपना सबसे इसमें विशेष चीज रहने वाली है कि गोरखनाथ मंदिर भी जाएंगी, वो वहां पर दर्शन पूजन भी करेंगी और पूरे जो कार्यक्रम रहने वाले हैं गोरखपुर में, उस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सड़क मार्ग से ही वो यात्रा करेंगी। और माना जा रहा है कि गोरखपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद कम से कम 129-130 किलोमीटर की जो उनके कार्यक्रम जहां जहां रहने वाले हैं, जो उनकी यात्रा होने वाली है वो सड़क मार्ग से होने वाली है। तो ये 2 बड़े कार्यक्रम भी द्रौपदी मुर्मू के हैं राष्ट्रपति के, आज और कल में, और कल शाम को उनकी वापसी होगी। जी, द्रौपदी मुर्मू के सुरक्षा व्यवस्था के क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, क्योंकि राष्ट्रपति है, देश की महामहिम है, सुरक्षा व्यवस्था उनकी चाक चौबंद रहती है और उनकी अपनी खुद की सुरक्षा व्यवस्था साथ चलती है। राष्ट्रपति होने के नाते किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले कई बार गोरखपुर का दौरा कर चुके हैं। उनके जो कार्यक्रम की रूपरेखा थी उसका वो निरीक्षण कर चुके हैं। स्थलीय निरीक्षण उन्होंने कार्यक्रमों का जहां जहां कार्यक्रम होना है उसका किया है और साथ ही साथ जो तमाम दिशा निर्देश जरूरी थे वो उन्होंने वहां पे अधिकारियों को पहुंचाए हैं। और उसके बाद जब ये कार्यक्रम तय हुआ है, उसके बाद जब राष्ट्रपति आ रही है तो पूरी तरह से सुरक्षा चाक चौबंद है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था के पूर्ण इंतजाम है। जी, बहुत शुक्रिया आनंद सिंह ये जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर, चंद्रशेखर आजाद को सर्किट हाउस से वाराणसी भेजा गया है। बता दें, पुलिस फोर्स की मौजूदगी में वाराणसी रवाना किया गया। वाराणसी एयरपोर्ट से चंद्रशेखर आजाद फ्लाइट से दिल्ली जाएंगे। सर्किट हाउस में हाउस अरेस्ट किए गए थे चंद्रशेखर आजाद रावण। कौशाम्बी के लोहदा गांव में रेप पीड़िता के परिवार से मिलने जाने वाले थे चंद्रशेखर। बताते चलें, चंद्रशेखर आजाद को सर्किट हाउस से वाराणसी भेजा गया है। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में वाराणसी रवाना किया गया है। वाराणसी एयरपोर्ट से चंद्रशेखर आजाद फ्लाइट से दिल्ली जाएंगे। सर्किट हाउस में हाउस अरेस्ट किए गए थे चंद्रशेखर आजाद रावण। कौशाम्बी के लोहदा गांव में रेप पीड़िता के परिवार से मिलने जाने वाले थे चंद्रशेखर आजाद। आपको बताते चलें कि चंद्रशेखर आजाद को सर्किट हाउस से वाराणसी भेजा गया है। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में वाराणसी रवाना किया गया। वाराणसी एयरपोर्ट से चंद्रशेखर आजाद फ्लाइट से दिल्ली जाएंगे। सर्किट हाउस में हाउस अरेस्ट किए गए थे चंद्रशेखर आजाद रावण। कौशाम्बी के लोहदा गांव में रेप पीड़िता के परिवार से मिलने जाने वाले थे चंद्रशेखर। बताते चलें कि चंद्रशेखर आजाद को सर्किट हाउस से वाराणसी भेजा गया है। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में वाराणसी रवाना किया गया। वाराणसी एयरपोर्ट से चंद्रशेखर आजाद फ्लाइट से दिल्ली जाएंगे। सर्किट हाउस में हाउस अरेस्ट किए गए थे चंद्रशेखर आजाद रावण। कौशाम्बी के लोहदा गांव में रेप पीड़िता के परिवार से मिलने जाने वाले थे चंद्रशेखर। बताते चलें, चंद्रशेखर आजाद को सर्किट हाउस से वाराणसी भेजा गया है। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में वाराणसी रवाना किया गया। वाराणसी एयरपोर्ट से चंद्रशेखर आजाद फ्लाइट से दिल्ली जाएंगे। सर्किट हाउस में हाउस अरेस्ट किए गए थे चंद्रशेखर आजाद रावण। कौशाम्बी के लोहदा गांव में रेप पीड़िता से मिलने के लिए परिवार मिलने। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए आलोक सिंह हमसे जुड़े हुए हैं, आपसे जानेंगे।
सर्किट हाउस से उन्हें वाराणसी रवाना क्यों किया जा रहा है, क्यों किया गया? देखिए, बीते रविवार को जो चंद्रशेखर रावण है, दलित नेता है, ये प्रयागराज आए थे और इनका जो कार्यक्रम था वो करछना में एक दलित युवक की हत्या हुई थी, वहां इनके जाने का कार्यक्रम था। साथ ही कौशाम्बी जनपद में एक दलित नाबालिग से दुष्कर्म का मामला था, तो ये दोनों जगह जाने का उनका कार्यक्रम था। लेकिन चूंकि कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक रहे, किसी तरह का कोई बवाल न हो, इसके मद्देनजर प्रयागराज की जो पुलिस है उनको एयरपोर्ट से लेकर सीधे सर्किट हाउस आई और सर्किट हाउस में इनको रखा गया और सर्किट हाउस से जाने की इजाजत नहीं दी गई। इसके बाद आज सुबह इनको वाराणसी के लिए रवाना कर दिया गया, जिसको लेकर करछना इलाके में जमकर बवाल हुआ, चक्का जाम हुआ, लोगों ने पथराव किया। पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज किया है और जो अराजक तत्व, जो उपद्रवी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और इनके खिलाफ, सबके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। तो चंद्रशेखर रावण को जो भी दलित लोगों के साथ घटनाएं हुई थी, उस घटना स्थल पर जाने से रोक दिया गया था और उनको इलाहाबाद में, प्रयागराज में कोई भी स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की गड़बड़ न हो, लिहाजा उन्हें सर्किट हाउस प्रयागराज से वाराणसी के लिए रवाना कर दिया गया है और उसके बाद वहां से वो सहारनपुर के लिए निकल जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आलोक सिंह ये जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर बिहार की सियासत से बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते चले हैं। मिशन बिहार में महागठबंधन जुटा हुआ है। पटना में महागठबंधन की आज बड़ी बैठक, चुनावी घोषणा पत्र पर होगा मंथन। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया महागठबंधन ने घोषणा पत्र बनाने का काम शुरू कर दिया है। आज इस सिलसिले में एक अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में इंडिया गठबंधन यह तय करेगा कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जनता के बीच जाएंगे। गठबंधन एक साझा घोषणा पत्र तैयार करेगा। यह घोषणा पत्र बताएगा कि चुनाव में उनकी रणनीति क्या होगी। उपसमिति में कई सदस्य शामिल हैं। राजद से सांसद प्रो मनोज झा और सुधाकर सिंह भी इसमें शामिल हैं। प्रोफेसर अनवर पाशा, प्रोफेसर सुबोध मेहता, कांग्रेस से अमिताभ दुबे, वरुणा सागर और शिव जतन ठाकुर भी शामिल हैं। भाकपा माले से मीना तिवारी और प्रोफेसर अभ्युदय, माकपा से सर्वोदय शर्मा, वीआईपी से प्रोफेसर दिनेश सैनी और नुरुल होदा, भाकपा से प्रोफेसर एम जब्बार आलम और रामबाबू कुमार भी इस उपसमिति का हिस्सा है। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, पटना में महागठबंधन की आज बैठक होने वाली है, ये बैठक में कितनी अहम मानी जा रही है? जी सपना, देखिए आज का दिन जो है इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं बचा और ऐसे में जो है चुनावी रणनीति जो है अंतिम रूप देने की तैयारी जोरों पर चल रही है, जो एनडीए से भी चल रही है और महागठबंधन की तरफ से भी चल रही है। तो इसी क्रम में जो है महागठबंधन के जो आज मैनिफेस्टो कमेटी की आज पहली बैठक पटना के सदाकत आश्रम में की जा रही है। इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है कि इसमें जितने भी प्रमुख दल के वरिष्ठ नेता लोग हैं वो सब भी जो है इसमें शामिल हो गए और आगामी चुनाव को लेकर जो है घोषणा पत्र जो है उस पर चर्चा होगी कि हम लोग किन किन मुद्दों को और किन किन एजेंडों को इसमें रखा जाए। जो सूत्र हमारे बताते हैं कि मैनिफेस्टो में जो है रोजगार, शिक्षा, कृषि और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी जा सकती है। साथ ही पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक और युवाओं के लिए भी अलग अलग योजना का स्वरूप भी दिया देने के लिए इस बैठक में बात चल सकती है। तो ये इसी को लेकर जो है आज महागठबंधन की बैठक है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद दानिश जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर, मिशन चुनाव बिहार में जुटी है कांग्रेस। बताते चले हैं आपको, बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने पर्यवेक्षक किए नियुक्त। कुल 58 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई। पार्टी अध्यक्ष ने दी नियुक्ति को मंजूरी। कई नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस ने इस वर्ष बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 58 पर्यवेक्षकों को बिहार में तैनात किया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद इस संबंध में पार्टी ने आदेश जारी कर दिया है। पर्यवेक्षकों को विधानसभा पर वार प्रतिनियुक्त किए जाने की चर्चा है।
इसी के साथ ही ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार मोहम्मद दानिश जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है पर्यवेक्षकों को। जी सपना, देखिए अभी विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत कम समय बच गया है, क्योंकि कुछ ही महीना बचे हुए हैं। तो इसमें जो है कांग्रेस अपनी अलग से तैयारी कर रही है। इसमें जो 58 लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है, उनको अलग अलग जिले से लेके और अभी जगह तरह की जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपनी वो बिहार दौरे से लगातार जो जो नेताओं के बन रही है, जो विधानसभा चुनाव से लेकर बूथ तक है, तो इसकी जिम्मेदारी लेके वो अपने स्तर से अपने को फाइनल करके जो है वो अपर लेवल के नेताओं को देंगे और वो जानकारी जो है शीर्ष नेताओं जो है उनके द्वारा जो साझा किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद दानिश ये जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। मध्य प्रदेश की सियासत से बड़ी खबर आ रही है। बता दें मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस तेज हो गई है। एमपी बीजेपी को मिलेगा नया अध्यक्ष। एमपी बीजेपी के नए कप्तान के लिए सुगबुगाहटें तेज हो चुकी हैं। प्रदेश बीजेपी को 2 जुलाई को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी और 2 जुलाई तक चलेगी। मध्य प्रदेश बीजेपी के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 1 जुलाई को भोपाल आएंगे और चुनाव के अहम चरण की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल होंगे और अगले दिन यानी 2 जुलाई को बीजेपी की बैठक में नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि एमपी में चुनाव के लिए पूरा संगठन तैयार है। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संतोष सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे रेस में किसका नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। बिल्कुल 2 जुलाई को मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएंगे। ये काफी समय से मामला चलता जा रहा था और अब बीडी शर्मा की जगह अब नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस रेस में काफी लोग सामने हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किसको नियुक्त करती है। अगर बात की जाए तो नरोत्तम मिश्रा का नाम यहाँ पे आ रहा है। वहीं उप मुख्यमंत्री जी का भी नाम आ रहा है, शुक्ला जी का। वहीं अगर बात की जाए तो रीति पाठक महिला की बात की जाए तो उनका नाम सामने निकल कर आ रहा है। और वहीं अगर आदिवासी चेहरे की बात की जाए तो बैतूल से नाम एक सामने निकल के आ रहा है और खंडेलवाल का भी नाम, सुधीर गुप्ता का, ऐसे अन्य जो हैं उनके नाम निकल के सामने आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया संतोष सिंह ये जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बता दें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने की रेस में कई नाम शामिल हैं। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। भाजपा को 1 जुलाई को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए इन दिनों मंथन आखिरी दौर में है। नए मुखिया के लिए किसका नाम चुना जाएगा, इस सवाल का जवाब 3 दिनों में मिल जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष के चयन के लिए क्षेत्रीय और जातीय समीकरण भी देखे जा रहे हैं, क्योंकि गढ़वाल कुमाऊं का समीकरण भी संगठन को बनाना है। भाजपा के नए मुखिया के लिए प्रदेश में 30 जून को नामांकन होगा और 1 जुलाई को परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में कई नाम शामिल हैं। अध्यक्ष की दौड़ में वर्तमान अध्यक्ष और सांसद महेंद्र भट्ट मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष मदन कौशिक के हटने के बाद महेंद्र भट्ट वर्ष 2022 को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी। उनके कार्यकाल में भाजपा ने लोकसभा और निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन देखते हुए उन्हें एक बार फिर मौका दिए जाने की चर्चाएं तेज हैं। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे उत्तराखंड में किसके सिर ताज सजेगा बीजेपी का। देखिए अभी जो प्रदेश अध्यक्ष के रेस में हैं वो
जो है ये आदित्य कोठारी हैं और साथ ही महेंद्र भट्ट जो कि प्रदेश के अध्यक्ष हैं इस समय, खास करके ये लग रहा है कि उनको ही दोबारा मौका दिया जाएगा, क्योंकि उनके कार्यकाल में जो है काफी लोग संतुष्ट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो भी वो था कि काफी चर्चाएं चली, लेकिन अभी तक नहीं चुना गया है, क्योंकि जो महेंद्र भट्ट है उनका मेन सभी के साथ ये रहता है कि वो बहुत सौम्य स्वभाव के हैं, इसलिए ज्यादा कोशिश ये रहती है हर किसी की। और भाजपा में तो खास करके ये कोशिश है कि जो संगठन के हिसाब से चले, जो संगठन की सुन ले, जो मुख्यमंत्री की सुन ले, सभी की सुन ले, उस हिसाब का प्रदेश अध्यक्ष चाहिए। तो खास करके कोशिश ये है कि महेंद्र भट्ट को जो है दोबारा अध्यक्ष बना दिया जाएगा, लेकिन देखना यह है किसके साथ आ सकता है, वो तो सोचने वाली बात ये है। लेकिन हाँ, अभी तक कयास ये लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जो है महेंद्र भट्ट ही रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया सतीश कोठारी ये जानकारी देने के लिए। बताते चले उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। भाजपा को 1 जुलाई को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए इन दिनों मंथन आखिरी दौर में है। नए मुखिया के लिए किसका नाम चुना जाएगा, इस सवाल का जवाब अभी 3 दिनों में मिल जाएगा। बता दें, प्रदेश अध्यक्ष के चयन के लिए क्षेत्रीय और जातीय समीकरण भी देखे जा रहे हैं, क्योंकि गढ़वाल कुमाऊं का समीकरण भी संगठन को बनाना है। भाजपा के नए मुखिया के लिए प्रदेश में 30 जून को नामांकन होगा और 1 जुलाई को परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में कई नाम शामिल हैं। अध्यक्ष की दौड़ में वर्तमान अध्यक्ष और सांसद महेंद्र भट्ट मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष मदन कौशिक के हटने के बाद महेंद्र भट्ट वर्ष 2022 को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी। उनके कार्यकाल में भाजपा ने लोकसभा और निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन देखते हुए उन्हें एक बार फिर मौका दिए जाने की चर्चाएं तेज हैं। और अगली खबर बागपत से है। बागपत में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हो गया है। बता दें, हाईवे किलर गैंग का मास्टरमाइंड संदीप मारा गया। 4 हत्याएं सहित 16 से ज्यादा केस दर्ज हैं। ट्रक लूटकर ड्राइवर की हत्या करता था गैंग। मुठभेड़ में एसटीएफ का हेड कांस्टेबल भी घायल है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। एसटीएफ और बागपत पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में 1 लाख के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में ढेर किया है। यही वह शातिर है बदमाश है जो हाईवे पर ट्रक ड्राइवरों की हत्या कर माल से भरे ट्रकों को लूट लेता था, जिस पर यूपी से लेकर हरियाणा और महाराष्ट्र तक खून लूट की लंबी फेरिस्त थी। इस मुठभेड़ में एसटीएफ का हेड कांस्टेबल सुनील कुमार भी घायल हुआ है, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहत की बात यह है कि उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। पुलिस के इस ऑपरेशन से हाईवे पर ट्रक ड्राइवरों की हत्या और लूट करने वाले गिरोह को बड़ा झटका लगा है। हालांकि संदीप के बाकी साथी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। मुठभेड़ रविवार देर रात बागपत कोतवाली क्षेत्र में हुई। एसटीएफ नोएडा यूनिट और बागपत पुलिस की ज्वाइंट टीम को सूचना मिली थी कि हरियाणा का कुख्यात बदमाश संदीप बागपत इलाके में छिपा हुआ है। टीम ने घेराबंदी शुरू की, लेकिन बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में संदीप को गोली लगी और अस्पताल ले जाते वक्त उसने दम तोड़ दिया। मारे गए बदमाश की पहचान संदीप पुत्र सतवीर निवासी भेड़ी महाराजगंज थाना महम जिला रोहतक हरियाणा के रूप में की गई है। संदीप के खिलाफ यूपी, हरियाणा और महाराष्ट्र में लूट, डकैती और हत्या के 16 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। ये गैंग हाईवे पर ट्रक ड्राइवरों की हत्या कर ट्रक समेत लूट लेता था। कानपुर की पनकी थाना क्षेत्र से करीब 4 करोड़ रुपए की निकल प्लेट से भरा ट्रक लूटने के मामले में संदीप वांछित था। इसी केस में उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। 4 ट्रक ड्राइवरों की हत्या के बाद हाईवे पर दहशत का दूसरा नाम बन चुका था संदीप। ट्रक रुकवाना, ड्राइवर का कत्ल और फिर माल समेत फरार हो जाना, यही उसका क्राइम पैटर्न था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।